दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस। इस कहानी में एक ग्रामीण कलाकार के स्वाभिमान और आत्मगौरव को प्रकट किया गया है। कलाकार दूसरों से सम्मान प्राप्त करने का आकांक्षी होता है। उसे जब सम्मान की जगह तिरस्कार और अपमान प्राप्त होता है तो उसके संवेदनशील कोमल हृदय को ठेस पहुंचती है। यही ठेस उसे भविष्य में काम न करने का कठोर निर्णय लेने पर विवश करती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी ठेस। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार भी समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर जब खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ की ही कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से जरूर पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने तक में एक पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मन्यता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपारी दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा काम रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। और किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोली के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर अभी कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसाड़ी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है।
मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए तो कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, डायरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरजन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू है। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक के सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गईं। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर तो चढ़ेगा ही, किसी के नैहर और ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखा तो कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। बस। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट कर झोले में रखी। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी? कोई मुफ्त में काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के मुंह में न लगाम है, न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बातर टोले की औरतें सिर पर गट्ठा लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानो को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा
एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कि एक कलाकार के दिल को ठेस लगी है। अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर अपने साथ लिए जा रही है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ढेर सारी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।